एपिसोड की स्टार्टिंग में हम युनवो को देखते हैं जो कि वही डायरी पढ़ रहा होता है जो कि हेन ने लिखी थी और इसे रीड करते हुए उसकी आंखों से आंसू भी आ गए थे। और जब हेन को ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए थे तो हेन सिर्फ युनवो का नाम ले रही थी और कह रही होती है कि प्लीज़ हेन युनवो का नाम कभी मत भूलना। जब युनवो को अरेस्ट कर लिया गया था तो वो डायरी वहीं पर गिर गई थी जिसे कि यूनसंग देख लेता है और वो इसे रीड करता है। उसके बाद यूनसंग उस डायरी को जला देता है, वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर स्नोफॉल के साथ बारिश हो जाती है और वो डायरी उस बर्फ़ के नीचे दब जाती है। और वहीं यूनसंग हेन के सारे डॉक्टर और नर्सेज चेंज कर देता है और वहाँ पर स्टाफ आपस में बातें कर रहे होते हैं कि लड़का बता रहा है कि इसका फियांसे है, लेकिन पहले जो हेन के साथ लड़का था तो फिर वो कौन था? तो दूसरी नर्सेज कहती हैं कि मुझे इसका कोई भी आइडिया नहीं है। और वहीं यूनसंग हेन को खुद से युनवो के खिलाफ कहानी बनाकर सुना रहा होता है। उसने उसे बताया होता है तुम्हारा नाम हेन है, मेरा नाम यूनसंग है, हम कॉलेज टाइम में डेट किया करते थे लेकिन हमारा ब्रेकअप हो गया, बट फिर भी आज भी हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। और युनवो तुम्हारा एक्स हस्बैंड है लेकिन एज अ मर्डर सस्पेक्ट उसे अरेस्ट कर लिया गया है और उसने तुम्हें चीट किया था जिसकी वजह से तुमने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी और वो तुम्हारी प्रॉपर्टी बिल को चेंज करना चाहता था लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। और यहाँ पर जर्मनी में हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो गया था और मुझे पूरा यकीन है कि इसके पीछे युनवो ही है। तो हेन कहते हैं फिर हम बच कैसे गए? यूनसंग कहता है क्योंकि उस टाइम हम दोनों गाड़ी में नहीं थे, लेकिन फिर भी तुम्हें ढूंढते हुए मेरे हाथ में चोट भी लग गई थी। तो हेन उसके हाथ को देखती है, यूनसंग ने उसमें पट्टी बांधी होती है। हेन कहती है तुम ठीक तो हो ना? यूनसंग कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और वो कहता है कि पहले तुम युनवो की वाइफ थी तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन अब तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। वहीं युनवो से पूछताछ की जा रही होती है कि तुमने सॉन्ग को क्यों मारा? युनवो कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा। तो वो कहता है लेकिन तुम्हारा हेयर उसके गाड़ी में मिला है। तो युनवो कहता है कि हमने मिलने की बात ज़रूर की थी, मैं उसे मिलने के लिए गया था लेकिन वो वहाँ पर नहीं आया और मेरा हेयर वहाँ पर कोई भी रख सकता है। तो प्रोसिक्यूटर उसे चाकू दिखाता है और कहता है कि इस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट है। युनवो कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने ये चाकू मेरे घर से निकाल कर गाड़ी में रख दिया होगा। तो प्रोसिक्यूटर उसके हाथ पर चोट देखता है और कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि उसे मारते समय तुम्हारे हाथ पर ये चोट आ गई होगी। युनवो कहता है कि अगर मैंने इस चाकू से उसे मारा होता तो चोट मेरी हथेली पर होती, ना कि पिछली साइड। और आपको क्या लगता है कि क्या मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि मारने के बाद ये चाकू वहीं पर छोड़ देता? फिर सीन शिफ्ट होता है 1 महीने बाद। यूनसंग हेन के साथ कोरिया वापस आ जाता है और वो एयरपोर्ट पर होते हैं। हेन को पिक करने के लिए वहाँ पर उसकी पूरी फैमिली आती है और वो हेन को कहती है तुम हमें जानती हो ना? तो हेन सभी के नाम बोलती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी सुना है। तो यूनसंग कहता है कि अभी हेन को परेशान मत करो, ये थकी हुई है। तो सूचुल कह देता है तुम हमारे मामले में टांग मत अड़ाओ और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो हेन उसे कहती है कि यूनसंग से तमीज़ से बात करो। तो सूचुल कहता है तुम्हें पता भी है कि यूनसंग ने हमारी फैमिली के साथ क्या किया है, लेकिन यूनसंग ने तो हेन को उसकी फैमिली को लेकर भी पहले ही कहानी बना दी होती है। उसने उससे कहा होता है कि तुम्हारी फैमिली ने मेरे ऊपर क्लेम किया है कि मैंने उन्हें क्वीन ग्रुप से बाहर निकाल दिया है और उनकी सारी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। चेयरमैन मरने से पहले अपनी पोजीशन मुझे और मेरी मॉम को देना चाहते थे और साथ ही वो अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करना चाहते थे, लेकिन ये तुम्हारी फैमिली को बर्दाश्त नहीं हुआ तो तुम्हारी फैमिली तो यही चाहती है कि तुम मर जाओ। और वहीं हेन सूचल को कह रही होती है कि मैंने सुना है कि तुम अपनी पॉकेट में हमेशा चार्म लेकर घूमते हो ताकि मैं तुमसे वीक हो जाऊँ। तो सूचल कहता है वो तो मुझे मॉम ने दिया था। तो किमसुन कहती है ये सब तो पुरानी बातें हैं। तो हिन कहती है मैंने आपके बारे में भी सुना है, आपने तो मेरे ऊपर ही केस कर दिया था कि मुझे उस एरिया में डिपार्टमेंट स्टोर नहीं खोलना चाहिए। तो ब्योमजा कहती है क्या तुम्हें युनवो याद है? हिन कहती है युनवो का तो नाम ही मत लो, वो तो सीक्रेटली मुझसे डिवोर्स लेना चाहता था। ब्योमजा कहती है कि हाँ, लेकिन जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हिन का पापा कहता है कि हमें नहीं पता कि यूनसंग ने तुम्हें क्या कहा है, लेकिन यह सब कुछ झूठ है। फिर हम युनवो को जेल में देखते हैं जो कि हेन के बारे में ही सोच रहा होता है। वहीं यूनसंग हेन को लेकर घर आ रहा होता है तो वो हेन को कहता है कि तुम अपने पुराने घर में क्यों जाना चाहती हो? हेन कहती है जैसे मैं पहले रहती थी मैं वैसे ही रहना चाहती हूँ और शायद वहाँ पर जाकर मेरी मेमोरीज वापस आ सकती है। तो यूनसंग कहता है लेकिन अपना प्रॉमिस मत भूलना, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि सर्जरी के बाद तुम मुझसे शादी करोगी। हेन कहती है कि ठीक है। यूनसंग कहता है कि शादी की सारी प्रिपरेशंस तुम मेरे ऊपर छोड़ देना। फिर हम यूनसंग को देखते हैं जो कि गुस्से में सोली के पास आता है और कहता है कि जर्मनी में जो एक्सीडेंट हुआ था क्या वो आपने करवाया है? सोली कहती है कि हाँ, तुम इतना भड़क क्यों रहे हो? हेन तो जिंदा है ना, उसे कौन सा कुछ हुआ है? यूनसंग कहता है कि आपकी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? सोली कहती है मैंने तो तुम्हें पहले ही वार्न किया था। यूनसंग कहता है कि आप मुझे डरा रहे हो, लेकिन अब डराने की मेरी बारी है। क्या आपको पता है जो चेयरमैन को ये पेंटिंग मैंने दी थी इस पर एक कैमरा लगा हुआ था और जिस दिन चेयरमैन को हार्ट अटैक आया था उस दिन इस रूम में क्या क्या हुआ है मैंने वो सब कुछ देख लिया था, यानी कि मेरे पास एविडेंस है। और अगर आपने हेन को हाथ भी लगाने की कोशिश की
तो युनवो के साथ अब आप भी जेल में होने वाले हो। ये सुनकर सोली काफी चौंक जाते हैं और कहती है क्या तुम मुझे धमका रहे हो? यूनसंग कहता है कि हाँ। फिर हम हेन की फैमिली को देखते हैं और ब्योमजा कह रही होती है कि सुनने में आ रहा है कि हेन यूनसंग से शादी करने वाली है, लेकिन हमें उसे ऐसा करने से रोकना पड़ेगा। तो ब्योमजुन कहता है कि ऐसा नहीं होगा, मैंने अपनी टीम के लोग जर्मनी में यूनसंग के ऊपर नजर रखने के लिए भेजे हुए थे। वही हम कैनोन के साथ उसी टीम के एजेंट को देखते हैं जिन्होंने जर्मनी में यूनसंग और हेन के ऊपर नजर रखी हुई थी। और तभी वहाँ पर हेन की फैमिली भी आती है। किम सेन कहती है कि ये कौन है? तो ब्योमजुन उन्हें बताता है कि ये वही टीम के लोग हैं जिन्होंने जर्मनी में यूनसंग के ऊपर नजर रखी हुई थी। फिर हम हेन को उसके रूम में देखते हैं और वो देखते हैं कि उसके सभी ड्रॉर खाली होते हैं। फिर वो युनवो के रूम में आती है और कहती है अच्छा तो हम अलग अलग रूम में सोया करते थे। और वहाँ पर वही म्यूजिक डिवाइस देखती है और सॉन्ग सुनती है और कहती है कि मेरा और युनवो का तो टेस्ट ही अलग था। साथ ही वो कहती है कि युनवो किस टाइप का इंसान होगा, क्या हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे? तो अगर वो मेरा दुश्मन है तो मुझे पता होना चाहिए कि वो किस तरह का इंसान है। फिर हम देखते हैं कि हेन युनवो से मिलने के लिए जेल में आती है और युनवो से देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाता है और कहता है कि क्या तुम हेल्दी हो? हेन कहती है अगर हेल्दी नहीं होती तो क्या मैं यहाँ पर आती? युनवो कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो हेन कहती है ये तो ज़्यादा ही फनी हो गया, तुम्हें क्या लग रहा है कि मेमोरी लॉस होने के बाद तुम मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ़ बना दोगे? मुझे सब कुछ पता है कि तुम मुझसे डिवोर्स लेने वाले थे और तुमने मुझे चीट भी किया है। युनवो कहता है कि मुझे नहीं पता कि यूनसंग ने तुमसे क्या कहा है, लेकिन तुम उसकी बातों के ऊपर भरोसा मत करो। तो हेन कहती है कि मैंने वो खुद डिवोर्स पेपर्स देखे हैं। तो युनवो कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए क्यों आई हो? तो हेन कहती है मैं तुमसे ये कहने के लिए आई हूँ कि आज के बाद हम कभी भी नहीं मिलेंगे। युनवो कहता है कि ऐसा नहीं होगा, हम फिर से मिलेंगे और मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं अपना प्रॉमिस निभाऊंगा। बस अभी तुम मेरे लिए इतना करना कि अपना अच्छे से ख्याल रखना और टाइम टाइम से दवाइयाँ लेती रहना। और तभी युनवो का मिलने का टाइम खत्म हो जाता है और उसे वहाँ से ले जाते हैं। तो हेन बाहर आती है और कहती है कि मुझे उसकी बातों का जवाब देना चाहिए था, वो तो बहुत ही ज़्यादा चालाक है और उसे लगता है कि वो मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ़ बना देगा और शायद पास में भी इतनी आसानी से ही उसने मुझे बेवकूफ़ बना दिया होगा। फिर हेन मेडिकल शॉप पर आती हैं और कहती हैं कि मुझे मेडिसिन चाहिए, मेरा हार्ट काफ़ी तेज़ी से बीट कर रहा है। फिर हेन घर आती है, वहाँ पर यूनसंग होता है और गुस्से में उसे कहता है कि तुम कहाँ चली गई थी और तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? हेन कहती है कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती और मेरी परमिशन के बिना मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर कोई भी आए, फिर चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। तो यूनसंग कहता है मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र हो रही थी, तुम्हें पता है ना कि अभी बाहर तुम्हारे लिए कितना डेंजरस है। हेन कहती है कि इस टाइम युनवो ही मेरे लिए खतरा है, लेकिन वो तो जेल में है ना, इसका मतलब मैं सेफ हूँ। ये बोलकर वो अंदर चली जाती है। फिर अगले दिन यूनसंग और हेन साथ में कंपनी आते हैं और उन्हें देखकर एम्प्लॉयज़ कह रहे होते हैं कि जो र्यूमर्स फैली हुई है कि ये दोनों शादी करने वाले हैं, लगता है वो बिल्कुल सच है, लेकिन फिर युनवो क्या होगा? सेक्रेटरी ना कहती है कि मुझे नहीं पता और वैसे भी अब तो हम हेन के लिए काम कर ही नहीं रहे हैं, हमें दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया गया है। और तभी हेन के पास एक एम्प्लॉय आता है जिसकी हेन ने पहले हेल्प की थी और वो हेन को कहता है कि मेरे बेटे के हॉस्पिटल बिल्स पे करने के लिए थैंक यू। तो हेन कहती है कि कोई बात नहीं। फिर सेक्रेटरी ना हेन से बात कर रही होती है, तो हेन उसे कहती है अच्छा तो तुम मेरी सेक्रेटरी थी ना? कहती है कि हाँ। तभी वहाँ पर एक और एम्प्लॉई आती है और वो भी हेन को थैंक यू कहती है कि आपने मेरी मॉम के फ्यूनरल पर मेरी काफ़ी हेल्प की है, इसके लिए भी हेन उसे थैंक यू कहती है। फिर हेन ना को कहती है कि मुझे बताओ मैं किस तरह की इंसान थी? तो ना को याद आता है कि हेन तो बहुत ही ज़्यादा रूड हुआ करती थी, लेकिन वो हेन को कह देती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा काइंड हार्टेड हो। तो हेन कहती है मतलब कि मेरी मेमोरी बेशक चली गई है, लेकिन फिर भी मेरा नेचर पहले की तरह ही है। फिर हम यांगे को युनवो के साथ देखते हैं और युनवो से कहता है कि खुद को इनोसेंट साबित करवाने के लिए हमें काफ़ी सारी एविडेंसेस की ज़रूरत होगी। यांगे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरी टीम इस काम में लगी हुई है। फिर युनवो ब्योमजा और कैनोन से बात करता है और वो ब्योमजा को कह रहा होता है कि जिस चाकू से स्योंग को मारा गया है वो मेरा ही हो सकता है और मेरे जर्मनी जाने के बाद वो मेरे घर से किसी ने चुराया होगा। तो हमें एक्सीडेंट एरिया के आसपास की फुटेज चेक करनी होगी। और उसके बाद यांगे और बाकी सभी ऐसे ही करते हैं, वो एविडेंस ढूंढने में लग जाते हैं। फिर हम युनवो की फैमिली को देखते हैं। युनवो का पापा कह रहा होता है कि आज कोई भी चीज़ तोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आज युनवो की हियरिंग है, ये अशुभ होता है, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। लेकिन तभी वहाँ पर सूचल खाने के लिए बैठता है और उससे चम्मच नीचे गिर जाता है। ये देखकर बेगडू को गुस्सा आता है, लेकिन वो कहता है ये गिरा थोड़ी है, ये तो सूचल ने आराम से रखा है। लेकिन सूचल कह देता है आराम से कहाँ रखा है, ये तो मुझसे गिर ही गया था। और उसके बाद वो खाने को रैप करके खाने लगता है और ये देखकर तो बेगडू को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है।
फिर हम कोर्ट में देखते हैं आज युनवू की केस की पहली हियरिंग होती है और वहाँ पर यूनसंग भी आता है और युनवू से पूछा जाता है कि गाड़ी में आपकी फिंगरप्रिंट और हेयर मिली है, क्या आप अपने क्राइम को एडमिट करते हो, लेकिन युनवू मना कर देता है। उसके बाद यांगी कोर्ट में कुछ एविडेंस पेश करता है जो कि फुटेज होती है। उसमें उस लड़के की फुटेज होती है जो कि युनवू के घर से चाकू चुरा कर जा रहा होता है। साथ ही एक्सीडेंट एरिया के पास की फुटेज होती है। लड़के ने सोंग को मारने के बाद अपने ग्लव्स वहीं पर जला दिए थे और हमें दिखाया जाता है कि कैनोन ने खूनी के फ़ोन पर एक लिंक भेजा था। उसने उस लिंक पर क्लिक कर दिया था जिसकी वजह से उसका फ़ोन हैक हो जाता है और सारा डाटा वो अपने पास ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और अब यांगी के पास ये USB होती है और वो कोर्ट को बताता है कि अपराधी यही है। और उसके बाद युनवू इनोसेंट साबित हो जाता है और असली अपराधी को पकड़ लिया जाता है। फिर हम हेन और ना को देखते हैं और हेन कह रही होती है कि युनवू बाहर क्यों नहीं आ रहा है, तो ना कहती है कि वो अपने टाइम से ही आएगा, लेकिन आप यहाँ पर क्यों आए हो। हेन कहती है कि वो मुझे स्टॉक कर रहा था तो मुझे अपने दुश्मन के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। और तभी युनवू जेल से बाहर आता है और उसे पिक करने के लिए यूनताए और मिसू आई हुई होती है और युनवू को देखकर वो काफ़ी खुश होते हैं। तो हेन उन्हें देखकर कहती है कि ऐसा लग रहा है कि इनके बीच काफ़ी प्यार है। और यूनताए युनवू को कुछ खाने के लिए देता है लेकिन युनवू खाने के लिए मना कर देता है। और यह सब कुछ हेन अपनी डायरी में लिख रही होती है कि उसे टोफू पसंद नहीं है। फिर युनवू और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी युनवू पीछे मुड़ के देखता है लेकिन उसे देखकर हेन नीचे बैठ जाती है और युनवू वहाँ से चला जाता है। तो हेन ना को कहती है कि क्या वो चला गया। ना कहती है कि हाँ। हेन कहती है कि तुम उसे फॉलो करो लेकिन उसे बिल्कुल भी नोटिस नहीं होना चाहिए। ना कहती है कि आप उसे स्टॉक करना चाहते हो। हेन कहती है कि ऐसा नहीं है, वो भी तो पहले मुझे स्टॉक कर रहा था। वहीं हम गांव में देखते हैं कि युनवू घर आने की खुशी में बेगडू सबको फ्री में खाना खिला रहा होता है। तभी युनवू घर आता है और उसे देखकर सभी काफ़ी खुश होते हैं और हेन भी दूर से उन्हें देख रही होती है। तभी सूचोल भी युनवू को हक करता है। तो ये देखकर हेन कहती है ये तो मेरा भाई है, फिर ये मेरे एक्स हस्बैंड को इस तरह से ट्रीट क्यों कर रहा है। और देखकर लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। फिर युनवू अपनी मॉम से मिलता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। बोंगे कहती है तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। और हेन वहाँ भी उन्हें देख रही होती है और कह रही होती है कि युनवू के पेरेंट्स तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और साथ ही वो डायरी में सब कुछ लिख रही होती है। तो ना उसे कहती है कि इस टाइम आपको अपने दिमाग की नहीं बल्कि अपने दिल की सुननी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आपका पहला प्यार कौन है। हेन कहती है कि वो कौन है। ना कहते हैं मैं आपको बता नहीं सकती वरना मुझे फायर किया जा सकता है, ये आपको खुद से ही पता करना पड़ेगा। फिर हम जर्मनी में देखते हैं एक आदमी सफाई कर रहा होता है और उसे वहाँ पर वही हेन की डायरी मिल जाती है। फिर वो उस डायरी को हॉस्पिटल में सौंप देता है और नर्सेज कह रही होती है कि ये डायरी किसकी हो सकती है। तो एक नर्स कहती है कि मुझे पता है कि ये युनवू की है क्योंकि युनवू के वकील ने मुझे कॉल की थी और इस डायरी को लौटाने के लिए कहा है। फिर हम ब्योमजा को देखते हैं जो कि गाँव आती है। सोचुल कहता है आप यहाँ पर क्या कर रही हो, और वहाँ पर सॉन्ग भी होता है और सॉन्ग को देखकर ब्योमजा से हेलो कहती है। ब्योमजा कहती है कि मैं यहाँ पर युनवू को देखने के लिए आई हूँ और सभी के लिए काफ़ी सारे गिफ्ट लेकर आई हूँ। तो बोंगसिल बाहर आते हैं और ब्योमजा को कहते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, मैं तुम्हारी जैसी बनना चाहती हूँ और मुझे तुमसे काफ़ी जेलस फील होता है क्योंकि तुम्हारी 3 शादियाँ हुई है। ब्योमजा कहती है तुम इस चीज़ को यहाँ पर क्यों लेकर आ रही हो। फिर हम सभी को कम्युनिटी हॉल में देखते हैं जो कि युनवू के रिहा होने की खुशी में पार्टी कर रही होती है और साथ ही ब्योमजा वहाँ पर सबको गिफ्ट बांट रही होती है। और तभी वो देखते हैं कि सॉन्ग के पास कौन सा नंबर होता है, तो वो उसी नंबर की बॉल निकालती है और अब ये गिफ्ट सॉन्ग को मिलने वाला होता है। लेकिन सॉन्ग अपने फ्रेंड्स को कहता है कि मुझे गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है तो इसे तुम ले लो। तो सॉन्ग के गिफ्ट को बोंगसी ले लेती है और वो काफ़ी खुश होती है, लेकिन ये देखकर ब्योमजा को काफ़ी गुस्सा आता है। फिर सॉन्ग कम्युनिटी हॉल से बाहर आता है, उसके पास ब्योमजा आती है और कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें वो गिफ्ट लेना चाहिए था। सॉन्ग कहता है लेकिन मुझे वॉशर की ज़रूरत नहीं है। ब्योमजा कहती है तुम्हें ज़रूरत है, मैंने देखा है तुम्हारा वॉशर अच्छे से काम नहीं कर रहा था। और वो कहने लगती है अगर मैं तुमसे कहूँ कि अगर आज मैं यहाँ से गई मैं फिर कभी वापस नहीं आऊँगी, क्या तुम मुझे जाने से नहीं रोकोगे, क्या तुम मेरी फिर से शादी होने दोगे। तो वो कहता है कि क्या तुम फिर से शादी कर रही हो। ब्योमजा कहती है मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, मेरा मतलब ये है कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ, मतलब कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और तभी वहाँ पर यूनताए आता है। ब्योमजा कहती है कि मुझे सॉन्ग से बात करनी है, अभी तुम यहाँ से जाओ। यूनताए कहता है कि मैं इसके लिए नहीं आया हूँ और वो उसका माइक निकालता है और कहता है कि आपका ये माइक इंडोर स्पीकर्स के साथ कनेक्टेड है। ये सुनकर ब्योमजा काफ़ी चौंक जाती है और हम देखते हैं कि ब्योमजा ने सॉन्ग को जो कुछ भी कहा होता है कम्युनिटी हॉल में सभी लोग ये सब कुछ सुन रहे होते हैं और ये सुनकर सूचल भी स्माइल कर रहा होता है और वो चिल्लाते हुए ब्योमजा को कहता है कि कोई बात नहीं आंटी, मैं आपके साथ हूँ।
लेकिन ब्योमजा इतना ज़्यादा एम्बैरेस फील करते हैं कि वो वहाँ से भाग जाते हैं और फिर सभी लोग सोंग को भी कहने लगते हैं कि तुम भी ब्योमजा के पीछे जाओ, तो सोंग भी ब्योमजा के पीछे भागता है। फिर हम यूनसंग को मीटिंग में देखते हैं और डायरेक्टर उसे कह रहा होता है कि अब युनवो की रिहाई हो चुकी है, तो वो यहाँ पर वापस आना चाहता है और वो केस भी कर सकता है कि मुझे यहाँ से क्यों निकाला गया है। साथ ही उसे ये भी बताता है कि यूरोप में एक मीटिंग होने वाली है और आपको वहाँ पर इन्वेस्टर को फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सौंपने पड़ेंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको चेयरमैन की पोजीशन से हटा दिया जाएगा। ये सुनकर यूनसंग को काफ़ी गुस्सा आता है और कहता है कि ये डॉक्यूमेंट क्या उनको युनवो ने सौंपे हैं, तो वो मना करते हैं। वहीं हम चोली को देखते हैं जो कि चेयरमैन की इनॉग्रेशन के लिए रेडी हो रही होती है और वो ग्रेस को कहते हैं कि मुझे पहले ये पोजीशन मिल जानी चाहिए थी। वहीं हम यूनसंग को देखते हैं जो कि डायरेक्टर को कहता है कि जितना हो सके उतना शेयर खरीदने की कोशिश करो, और ये बात युनवो को भी पता चल जाती है और वो कैनोन को कहता है कि अभी यूनसंग जल्दबाजी में सीक्रेट फंड से शेयर खरीदने की कोशिश करेगा। वहाँ पर हेन की फैमिली भी होती है और वो उन्हें एक यूएसबी दिखाता है और कहता है कि यह एविडेंस है जिससे हम साबित कर सकते हैं कि यूनसंग ने क्वीन ग्रुप के ऊपर कब्जा करने के लिए 2 ट्रिलियन की धोखाधड़ी की है। साथ ही वो उन्हें ये बताता है कि यूएसबी मुझे चोन डहाई ने दी है। फिर हम चोन डहाई को देखते हैं जो कि जुनहो से मिलती है और वो जुनहो को कुछ पैसे देकर फेंकती है और कहती है तुम्हें पैसे मिल गया, अब इसे हाथ से लेकर जाओ। जुनहो कहता है कि मुझे वो यूएसबी चाहिए। डहाई कहती है वो तुम्हें नहीं मिलेगी, मैं ऑलरेडी वो किसी को दे चुकी हूँ। इस पर जुनहो को गुस्सा आता है और कहता है कि सोली ने सही कहा था कि तुमने उसे धोखा दिया है और मुझे भी धोखा दिया है, तो तुम्हें तो मर ही जाना चाहिए। और तभी वो गाड़ी खिड़की खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जुनहो उसे लॉक कर देता है और वो गाड़ी लेकर वहाँ से जाने लगते हैं और डाई उन्हें खुद को छोड़ने के लिए कह रही होती है। और तभी वहाँ पर सूचोल साइकिल लेकर आता है जो कि उनकी गाड़ी का पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी स्टॉपर की वजह से गाड़ी को रुकना पड़ता है और तभी उनकी गाड़ी के आगे सूचोल अपनी साइकिल लेकर आ जाता है और अपनी साइकिल उठाकर उनकी गाड़ी के ऊपर फेंकता है और वो ऐसे 2-3 बार करता है और उनकी गाड़ी को काफ़ी बुरी तरह से तोड़ देता है। फिर वो जुनहो को पकड़कर गाड़ी से बाहर निकालता है, तो जुनहो कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ यहाँ से भागने का, वरना तुम कल की सुबह नहीं देख पाओगे। लेकिन फिर भी सूचोल जुनहो से फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन जुनहो सूचोल को काफ़ी बुरी तरह से मारता है और डहाई चिल्ला कर सूचोल को कह रही होती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, लेकिन सूचोल नहीं जाता और वो सूचोल को इतनी बुरी तरह से मारते हैं कि सूचोल बेहोश होने की कंडीशन में होता है। लेकिन तभी वो डहाई के साथ बिताए हुए अपनी सभी मोमेंट्स को याद करने लगता है और साथ ही युनताई के सिखाए हुए मूव्स को याद करने लगता है और वो जैसे कैसे खड़ा होता है और जुनहो के ऊपर हाथ उठा देता है और वो भी जुनहो को काफ़ी बार पंच करता है और जुनहो को नीचे गिरा देता है। लेकिन उसके बाद सूचोल नीचे गिर जाता है और तभी वहाँ पर युनताई और उसका फ्रेंड भी आ जाता है जो कि उन लोगों को मारने लगते हैं और उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। और फिर डहाई सूचोल को कंडीशन देकर डहाई काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो रोते हुए सूचोल को कहने लगती है कि प्लीज़ अपनी आंखें खोलो, तुम ठीक तो हो ना, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर सूचोल स्माइल करता है और डहाई उसे हक करके रोते हुए कहने लगती है कि सूचोल प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। फिर हम कंपनी में हेन को देखते हैं, वो वहाँ पर युनवो को देखते हैं और युनवो को देखते ही वो उसे अवॉइड करने के लिए फिर से एलिवेटर में चली जाती है, लेकिन वो कहती है कि मेरी कंपनी है, मैं यहाँ की CEO हूँ, तो मैं उसे क्यों अवॉइड कर रही हूँ। और वो जब एलिवेटर से बाहर आती है तो देखते हैं कि वहाँ पर युनवो नहीं होता, लेकिन वो थोड़ा आगे जाती है तो उसके सामने युनवो खड़ा होता है और कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। हेन कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। युनवो कहता है कि मैं यहाँ पर काम करता हूँ। हेन कहती है तुम रिज़ाइन देकर कोई नई जॉब ढूंढ लो, क्योंकि तुम्हारे साथ यहाँ पर काम करना मेरे लिए काफ़ी अनकम्फर्टेबल है। युनवो कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, और वैसे भी तुमने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारा आइडियल टाइप हूँ, तो तुम्हें जितनी बार भी प्यार होगा सिर्फ मुझसे ही होगा, और मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि तुम्हें जल्दी सब कुछ याद आ जाएगा। तो हेन कहती है मैं तो तुम्हें देखना भी नहीं चाहती, तो तुमसे प्यार करना तो दूर की बात है। फिर हेन वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसके बैग की स्ट्रिप वहीं चेयर में फंस जाती है। उसे लगता है कि उसे युनवो ने पकड़ लिया है, तो वो युनवो कहती है कि तुम्हें मुझे ऐसा पकड़ना नहीं चाहिए। युनवो कहता है मैंने ऐसा कब किया। तो हेन पीछे मुड़ती है, देखती है कि उसका पर्स फंसा हुआ होता है, तो युनवो उसकी स्ट्रिप निकालता है और हेन वहाँ से चली जाती है और वो काफ़ी एम्बैरेस फील करती है। फिर हेन घर पर होती है और वहाँ पर हेन की उसे डायरी को भेज दिया जाता है और हेन उस डायरी को देखती है, वो उसे ओपन करने ही लगती है, लेकिन इतने में वहाँ पर ग्रेस आ जाती है और हेन को हक करती है और कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत याद किया और मैं तुम्हारी फेवरेट पर्सन हूँ। लेकिन हेन उसे पीछे करती है और कहती है कि मुझे तो नहीं लगता कि हम दोनों इतने क्लोज होंगे। फिर हम हेन को देखते हैं और उसे एक रेस्टोरेंट से इन्विटेशन आता है और वो सोचती है कि क्या मैंने इसे बुक किया होगा, तो वो वहाँ पर जाती है और यह वही जगह होती है जहाँ पर वो युनवो के साथ डेट पर आई थी और देखते हैं कि वहाँ पर युनवो होता है
और यूनवो से कहता है मुझे पूरा भरोसा था कि तुम यहाँ पर आओगी। और वो उसे अपना फ़ोन दिखाता है और कहता है कि मुझे भी तुमने यहाँ पर इनवाइट किया है। और उसके बाद यूनवो वहाँ पर अपनी वेडिंग की वीडियो चलाता है, जिसे देखकर हिन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और यूनवो भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। और तभी वहाँ पर रेस्टोरेंट की वर्कर आती है जो कि उन्हें फ्लावर बुके देती है। तो हिन कहती है कि क्या मैंने इसे बुक किया है? तो वो लड़की कहती है कि हाँ, आपने 1 महीने पहले इसे बुक किया था और 4 साल पहले भी इसे बुक किया था। और यह सुनकर यूनवो क्लियर होता है कि 4 साल पहले हेन ने पूरे के पूरे रेस्टोरेंट को बुक कर लिया था और मुझे लगा था कि यूनिवर्स मेरे साथ है। और वो हेन को कहता है कि शायद मुझे गलतफहमी हो गई थी कि यूनिवर्स मेरे साथ है, लेकिन यूनिवर्स नहीं बल्कि तुम मेरे साथ थी। और फ्लावर बुके में हेन एक नोट देखती है जो कि उसने ही लिखा होता है। हेन कहती है कि क्या ये मैंने लिखा है? तो यूनवो कहता है कि हाँ, ये तुमने लिखा है। अगर मैंने तुम्हें चीट किया होता तो तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मेरे ऊपर भरोसा करो, लेकिन तुम यूनसंग के ऊपर भी भरोसा मत करो। और वो हेन को कहता है कि यूनसंग तुम्हें सिर्फ तुम्हारी फैमिली और मुझसे अलग करने की कोशिश कर रहा है। तो हेन यूनवो का हाथ देखती है, उस पर हल्की सी चोट लगी होती है और उसे याद आता है कि यूनसंग ने उसे कहा था किसी एक्सीडेंट के दौरान मुझे भी चोट लग गई थी। फिर हेन घर आती है और यूनसंग ड्रिंक कर रहा होता है। वो यूनसंग कहती है क्या तुम ठीक हो? यूनसंग कहता है क्या तुम्हें मेरी फिक्र है? क्या तुम्हें ड्रिंक करनी है? मैं और लेकर आता हूँ। तभी हेन देखती है कि उसके फ़ोन में एक फुटेज सेंड की जाती है और उसे ओपन कर लेती है और यह वही फुटेज होती है जो कि चेयरमैन और सोली के रूम की होती है। ये देखकर वो काफ़ी चौंक जाती है। तभी वहाँ पर यूनसंग आ जाता है और वो उसे देखते ही जल्दी जल्दी फ़ोन नीचे रख देती है। यूनसंग उसे कहता है कि चलो हम दोनों यूएसए चलते हैं, हम दोनों की फैमिलीज़ ने हमें छोड़ दिया, हम दोनों साथ में वहाँ पर रहेंगे। तो हेन कहती है क्या तुम श्योर हो कि मेरी फैमिली ने मुझे छोड़ दिया है? यूनसंग कहता है क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? हेन कहती है कि ऐसी बात नहीं है, हम कल बात करेंगे जब तुम्हारा नशा उतर जाएगा। वो वहाँ से जाने लगती है और देखती है कि यूनसंग का हाथ तो बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन पहले उसमें चोट लगी थी। तो यूनसंग कहता है क्या तुम मुझे कुछ पूछना चाहती हो? हेन कहती है कि नहीं, अब मुझे तुमसे कुछ भी नहीं पूछना, मुझे सब कुछ क्लियर हो चुका है। ये बोलकर हेन वहाँ से चली जाती है। फिर हेन घर आती है और वो ना को कॉल करती है और कहती है कि मुझे मेरा पुराना फ़ोन नहीं मिल रहा है, तो मुझे यूनवो का नंबर चाहिए। फिर वो उसे यूनवो का नंबर देती है और हेन यूनवो कॉल करती है और कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। फिर हेन वहाँ पर उसे डायरी को देखती है और उसे पढ़ने लगती है और हेन ने उसमें पहले यूनवो के लिए लिखा होता है कि अगर मैं मर गई तो मैं चाहती हूँ कि तुम बस 3-4 साल तक मेरा शौक मनाना और ड्रिंक करने के बाद मेरा नाम पुकारा करो, लेकिन उसके बाद तुम मुझे भूल जाना और किसी और से शादी करके अपनी फैमिली बनाना, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं जेलस फील नहीं करूँगी। फिर उसने लिखा होता है कि अगर मेरी सर्जरी सफल हो गई तो मैं तुम्हें भूल जाऊँगी और तुम मेरे लिए एक अजनबी बन जाओगे और मैं तुम्हें अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करूँगी। और शायद ऐसा भी हो सकता है फिर तुम मुझे झेलते हुए थक जाओगे और तुम मुझे छोड़ दोगे, लेकिन ऐसा कभी भी मत करना। अगर तुम मुझसे अलग हो गए तो मैं क्या करूँगी? तो प्लीज़ हमेशा मुझसे प्यार करते रहना और मैं प्रॉमिस करूँगी कि मैं फिर से तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊँगी। और फिर हेन ने खुद के लिए लिखा होता है कि सर्जरी के बाद तुम यूनवो को भूल सकती हो, तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि यूनवो कौन है। और उसने यूनवो के साथ बिताए हुए उसमें अपने सभी मोमेंट्स के बारे में लिखा हुआ होता है और साथ ही उसे सब कुछ याद आ जाता है। और यह पढ़कर वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और यूनवो से मिलने के लिए निकल पड़ती है और साथ ही कह रही होती है कि यूनवो मुझे माफ़ कर दो। और वहीं यूनसंग हेन की लोकेशन को चेक कर लेता है। फिर हेन भागते हुए यूनवो के पास आ रही होती है और यूनवो भागते हुए हेन के पास आ रहा होता है। यूनवो से कहता है कि तुम वहीं पर रुको, मैं दूसरी तरफ आ रहा हूँ। वो दोनों ही रोड के अपोजिट साइड पर खड़े हुए होते हैं। तभी उनके बीच से बस गुजरती है और जब बस वहाँ से चली जाती है तो यूनवो देखता है कि हेन दूसरी साइड नहीं होती। ये देखकर यूनवो काफ़ी घबरा जाता है और वो हेन को ढूंढने लगता है। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है जो कि यूनवो को एक्सीडेंट कर देती है। और एपिसोड के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि जिस टीम को ब्योमजून ने जर्मनी में भेजा होता है वो ब्योमजून को बता रही होती है कि यूनसंग वहाँ पर हेन के काफ़ी अच्छी तरह से टेक केयर किया करता था, लेकिन हेन हमेशा ही उसकी हेल्प लेने के लिए मना कर देती थी और वो कहती थी कि मैं खुद ही कर लूँगी। और एक लड़की ऐसा तभी करती है जब दूसरे लड़के के लिए उसके मन में फीलिंग नहीं होती, तो इनकी शादी हो नहीं सकती, ये जल्दी अलग हो जाएंगे। और हमें दिखाया जाता है कि यूनसंग हेन और यूनवो को देख लेता है और यूनसंग ने ही अपनी गाड़ी से यूनवो का एक्सीडेंट किया होता है। और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।